पिछले कुछ दिनों से हम लोग गणितीय वस्तुएं एवं उनके बीच लगने वाली द्विआधारी संक्रिया यानी कि मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स एंड बाइनरी ऑपरेशंस पर चर्चा कर रहे हैं। पहले जैसा कि बताया जा चुका है कि मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स के नाम पर साधारणतया लोग संख्याओं को ही जानते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम मैथमेटिक्स में आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स के रूप में यानी कि ऐसी वस्तुओं के रूप में जिनको परस्पर मिलाने से उसी प्रकार की वस्तुएं प्राप्त हों, उसमें समुच्चय भी आ जाते हैं, आव्यूह भी आ जाती हैं, मैट्रिसेस आ जाती हैं, सदिश यानी वेक्टर्स आ जाते हैं, संबंध यानी रिलेशंस आ जाते हैं, फलन यानी फंक्शंस आ जाते हैं, और मैंने नीचे इत्यादि लिखा है। इसका अर्थ यह है कि इस प्रकार की और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आमतौर पर इसके किसी भी एक प्रकार की गणितीय वस्तु के अवयवों के बीच में लगने वाली संक्रियाएं ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन जब हम नहीं जानते हैं, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं, अमूर्त रूप की, तो वो ओ स्टार इत्यादि इस प्रकार की लगाई जाती है। कोई पूछ सकता है कि इस अध्ययन का उद्देश्य क्या है। इस अध्ययन का वास्तविक उद्देश्य तो यह है कि बीएससी में जब हम ग्रुप थ्योरी पढ़ते हैं, समूह सिद्धांत पढ़ते हैं, तो वह विद्यार्थियों को समझ नहीं आता, उसमें कोई आनंद नहीं आता, उन्हें लगता है ये क्या अजीब सी बात हो रही है। तो यह एक तरीके से उसकी पृष्ठभूमि है। इस पृष्ठभूमि के पीछे का आधार यह है कि हमारे सामने जब कोई इस प्रकार की इक्वेशन आती है ए ओ बी इक्वल टू सी, और ये बी यहां पर अज्ञात है, अननोन है, तो इसे एक्स कहेगा। तो यहां पर आपके सामने ए सी इनमें से किसी एक प्रकार की गणितीय वस्तु है। ऐसा नहीं कि एक यहां से ले लिया, एक यहां से ले लिया, यानी ए और सी दोनों की दोनों संख्याएं हो सकती हैं, दोनों समुच्चय हो सकते हैं, दोनों अवयव हो सकती हैं, दोनों सदिश हो सकते हैं, दोनों संबंध हो सकते हैं, दोनों फलन हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। और x उसी प्रकार की कोई अज्ञात राशि है। ओ जो है कोई ऑपरेशन है, और चूंकि ये दो अवयवों के बीच में लग रहा है, इसलिए इसको द्विआधारी संक्रिया या बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। उद्देश्य यह है कि क्या हमें इस समीकरण को हल करना संभव हो पाएगा, क्या हम x को ज्ञात कर पाएंगे। तो हमेशा ज्ञात नहीं कर पाएंगे, कब कर पाएंगे कब नहीं कर पाएंगे ये जरा हम देखें। तो जैसे कि आप शुरुआत करेंगे तो आपको लगेगा कैसे शुरुआत करें। अगर हमारे सामने 3x बराबर 15 है तो आप कहते हैं कि इसे तो हम आसानी से कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब इस प्रकार की चीज सामने आती है जिसमें ए और सी पता नहीं है कि कौन सी गणितीय वस्तु है, तो हमें कठिनाई होती है। हम कैसे करें? तो हम पहले यहां पर हमें एक आवश्यकता पड़ती है प्रतिलोम की, जिसे हम इनवर्स कहेंगे। उस पर आज हम थोड़ी चर्चा भी करेंगे। उसे हम दोनों तरफ लगा लेते हैं अगर उसका अस्तित्व है। इसके बाद अब इसको और इसको पास पास रखना है। हमारे मन में यह नहीं होना चाहिए कि यह तो हमेशा संभव है। आप लोगों ने अगर वेक्टर अलजेब्रा पढ़ा है तो आपको पता होगा कि आपके पास अगर 3 वेक्टर हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो आप नहीं लिख सकते इसको ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये आप नहीं लिख सकते, ये मना है लिखना। तो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आप पास पास लिख पाए। तो पहली बात तो प्रतिलोम का अस्तित्व होना चाहिए। दूसरी बात ये आपने पास पास लिख पाए, यानी जो साहचर्य का नियम है उसका आप पालन, आपका ये है गणितीय वस्तु और ये संक्रिया करते हो, तो इससे आप यहां पहुंच जाएंगे। अब इसके बाद अगला कदम यह है कि यदि प्रतिलोम का अस्तित्व होता है तो यह कोई जरूरी नहीं है कि जो अवयव आए वो आपके समुच्चय में हो, वह आपकी गणितीय वस्तु में हो। तो यदि वो है तो उसे हम ई कहते हैं साधारणतया। तो ई आ जाएगा और ई आ जाएगा। अब ये जो ई है ये वास्तव में इसका काम आइडेंटिटी है, तत्समक है। इसका उद्देश्य होता है कि इस वाले द्विआधारी संक्रिया के साथ ये x में कोई परिवर्तन ना करे और आप इसे हल करने में सफल हो जाए। जैसे आप यहां इसे करें तो आप एक बार में कर देते हैं x बराबर 15/3, लेकिन वास्तव में कौन कौन सी बातें उपयोग हो रही हैं। आप यहां लिखते हैं 1/3,
इंटू 3 इंटू एक्स इक्वल टू 1/3 इंटू 15। क्योंकि 3 का जो गुणनात्मक तत्समक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, प्रतिलोम है, तो वो हमारे पास उपलब्ध है। फिर हम अगली बार क्या करते हैं, अगली बार हम 1/3 को और 3 को पास करते हैं और x को बाहर रखते हैं, और यहां पर हमारे पास ये संख्या 5 आ जाती है, जैसे कि यहां पर ये कोई संख्या होगी। और इसके बाद यहां पर हमको जो गुणनात्मक तत्समक है 1 यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो प्राप्त होती है, और वो कोई फर्क नहीं डालती है, x हमें मिल जाता है 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये 4 बातें हमारे पास हैं, प्रतिलोम का अस्तित्व है, साहचर्य नियम का अस्तित्व है, जो तत्समक है इस वाले संक्रिया के साथ, इस गणितीय वस्तु के साथ वो उपलब्ध है, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि आप इस समीकरण को हल कर सकते हैं। और जब भी दो अवयवों को मिलाते हैं तो इसी प्रकार का अवयव आपको प्राप्त होता है। वही मतलब होता है बाइनरी ऑपरेशन का या द्विआधारी संक्रिया का। तो ये बात हमें थोड़ी समझनी है कि ये जो सारे के सारा काम हम कर रहे हैं, इसका उद्देश्य बड़ी कक्षाओं में यानी कि 12वीं के बाद, चाहे आप इंजीनियरिंग करें और चाहे आप बीएससी करें, आपको ग्रुप थ्योरी में यानी कि समूह सिद्धांत में कोई दिक्कत ना आए। पिछली बार जब हमने संख्याओं के बारे में बात की थी, तो उसमें जानबूझकर हमने थोड़ा सा एक बात को छोड़ दिया था। आज हम उसे फिर से पूरा कर लेते हैं। हालांकि एक बात हमने देख ली थी, एक हमने देखा था गुणात्मक तत्समक, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये कैसा अवयव होता है, इसको साधारणतया हम ये सोचते हैं यहां पर क्या रखें जिससे ए आ जाए, तो हम जानते हैं 1 रखें। तो 1 हमारा गुणनात्मक तत्समक था। आज हम इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और हम कहेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अभी हम संख्याओं का मामला ले रहे हैं, तो उसमें हमें क्या सोचना होता है कि यदि ये लिखा है तो मैं यहां पर क्या लिखूं ताकि मेरे पास गुणात्मक तत्समक आ जाए। तो हम जानते हैं कि 1/a लिखें या a इनवर्स लिखें, लेकिन हम जानते हैं कि यदि a 0 है तो यहां पर हम कुछ भी नहीं लिख सकते। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा नहीं है कि आप कोई भी संख्या लिख दें और उसका आपको गुणात्मक प्रतिलोम मिल जाए। तो 0 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं मिलेगा, क्योंकि 0 इंटू कुछ भी करोगे तो नहीं आ सकता। तो हम मान लेते हैं कि a 0 नहीं है, तो यहां पर आप 1/a लिख सकते हैं। तो 1/a गुणा के साथ संख्या a का गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। इसी प्रकार से हम योगात्मक तत्समक की बात करेंगे और फिर योगात्मक प्रतिलोम की बात करेंगे। तो जब हम योगात्मक तत्समक की बात करते हैं तो वह योगात्मक तत्समक क्या होता है, तो इसी प्रकार से होता है। बस ऑपरेशन जो है, जो संक्रिया है, वो गुणा के बजाय प्लस हो जाती है। तो हम देखते हैं कि वो क्या होती है। तो पहले हम चर्चा कर चुके हैं इसकी कि a में हम क्या जोड़ें कि a ही आए, तो हम जानते हैं 0 जोड़ें। तो 0 हमारा योगात्मक तत्समक है। फिर इसी प्रकार से योगात्मक प्रतिलोम की बात करेंगे। तो योगात्मक प्रतिलोम की बात जब करेंगे आप, तो आप देखिए कि आप कहेंगे कि भाई मैं क्या लिखूं जिससे मेरा यहां पर योगात्मक तत्समक यानी कि 0 आ जाए, तो आप -a लिखेंगे। इसीलिए साधारणतया जब हम संख्याओं के मामले में द्विआधारी संक्रियाओं की बात करते हैं तो गुणा की बात करते हैं और जोड़ की बात करते हैं। भाग की बात और घटा की बात इसलिए नहीं करते कि भाग गुणा का ही एक तरह से प्रतिलोम है। इसी प्रकार से, लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम। इसी प्रकार से जो ऋणात्मक है यानी कि नेगेटिव a है, वो एक तरीके से संख्या a का योगात्मक प्रतिलोम है, इसलिए उसकी चर्चा आमतौर पर नहीं की जाती है। तो आप यहां पर ये अगर कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, यानी कि ये आप कर दें तो आपका 0 आ जाएगा। तो a का योगात्मक प्रतिलोम -a हो गया। तो इन बातों को भी थोड़ा सा हमें समझना है, ये ध्यान रखना है हमको।
तो अब मैं थोड़ा सा फिर से समुच्चय की तरफ लौटता हूं और समुच्चय की तरफ लौटते हुए मैं एक और प्रकार की द्विआधारी संक्रिया इसके बारे में चर्चा करूंगा। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, समुच्चय साधारणतया रोमन के कैपिटल लेटर से व्यक्त किए जाते हैं और उसमें आमतौर पर समुच्चय को लिखने के लिए ऐसा हम ब्रैकेट लगाते हैं और यहां बीच में अवयव लिख देते हैं। तो कई बार तो हम अवयव लिख देते हैं, कई बार हम यहां पर x की विशेषता बताए हैं। x एक रोमन स्वर है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये निर्माण रूप कहलाता है, सेट बिल्डर फॉर्म। और इसका मतलब ये भी है कि आप इसको सूची विधि में यानी कि टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप इसे ऐसे लिख दीजिए। तो हमने एक तो जब a और b हमारे पास दो समुच्चय थे या तीन समुच्चय थे, तो एक तो हमने a यूनियन b की बात की थी, एक हमने a इंटरसेक्शन b की बात की थी। तो इनको एक बार हम फिर से देख लेते हैं। ये क्या है? जो a में अवयव है और b में अवयव है, उन सारों को मिला दीजिए तो वो a यूनियन b है। a इंटरसेक्शन b का मतलब है a में जो अवयव है और b में जो अवयव हैं, जो उभयनिष्ठ हैं, सर्वनिष्ठ हैं, उनको ले लीजिए तो वो a इंटरसेक्शन b या a सर्वनिष्ठ b आ जाता है। आज हम एक नया ऑपरेशन लेंगे और उसका नाम है अंतर, a माइनस b, और एक नया ऑपरेशन लेंगे a डेल्टा b, जिसको हम कहते हैं सममित अंतर, सिमेट्रिक डिफरेंस। ये और लेंगे तो इनको हम और परिभाषित कर देते हैं और थोड़ा सा इसको आज हम एक नए तरीके से देखेंगे, चित्रों की सहायता से देखेंगे तो वो हमें समझ में आएंगे। तो a यूनियन b, a इंटरसेक्शन b, इसकी बात हम कर चुके थे। a माइनस b का मतलब है कौन से x जो कि a को बिलोंग करते हो और x जो कि b को बिलोंग ना करते हो। तो जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पर a को मैंने ये ले लिया है और b को मैं ले लेता हूं a b c d और i, ये मान लीजिए मैं ले लेता हूं। तो मेरे पास a माइनस b क्या आएगा? a माइनस b का मतलब है a में से हटा दो। क्या हटा दो a में से? यदि कोई b में आ रहा है तो b में कौन कौन से अवयव आ रहे हैं? ये तो a आ रहा है और i आ रहा है, उन्हें आप हटा दीजिए तो a e u ये बचेगा। ये इसका मतलब है। a डेल्टा b का मतलब है, इसको हम परिभाषित करते हैं a माइनस b यूनियन b माइनस e। तो अगली बार हम थोड़ा और विस्तार करेंगे इसका। तो जैसे यहां से अगर आप b माइनस ए निकालें तो क्या आएगा? b में से हटा दीजिए a का कोई अवयव हो, तो b में से किसको हटा दूं भाई? एक तो a को हटा दूं और एक i को हटा दूं तो b c d बचेगा। तो मेरे पास a सममित अंतर या सिमेट्रिक डिफरेंस b वो कितना हो गया? तो वो हो गया इन दोनों का मिलाना, इन दोनों का यूनियन, जैसा कि मैंने यहां पे लिखा है। तो वो हो जाएगा a b c d e और u, ये हो गया। अब एक बार इन चीजों को हम थोड़ा सा एक चित्र के माध्यम से देखेंगे, जिसको हम वेन आरेख कहते हैं। वेन एक गणितज्ञ का नाम है, तो उसके माध्यम से हम थोड़ा देखेंगे, थोड़ा हमें बात समझ में आएगी। अगली बार इसका हम थोड़ा और विश्लेषण करेंगे। तो आमतौर पर इसके लिए हम एक आयत जैसा बना लेते हैं और इसको हम U कह देते हैं। U मतलब सार्वत्रिक समुच्चय, अंग्रेजी में कहा तो यूनिवर्सल सेट। यदि इसका मतलब है कि जो भी हम अपने सेट ले रहे हैं वो पहले से U के अंदर समाये हुए हैं। तो मान लो A और B हमारे पास ये दो है, ये A है, ये B है, और यहां पर कुछ अवयव लिखे हुए हैं। जैसे यहां A लिखा है, यहां B लिखा है, यहां C लिखा है, यहां D लिखा है, यहां E लिखा है, यहां F लिखा है, यहां G लिखा है, यहां H लिखा है, यहां I लिखा है, यहां F लिखा है। तो A यूनियन B का मतलब है सारे ले लो। A इंटरसेक्शन B का मतलब है उभयनिष्ठ ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। A माइनस B का मतलब है A में से B के हटा दो, तो केवल ये हिस्सा हो गया। B माइनस A का मतलब हो गया ये हिस्सा, B में से हटा दो जो A वाले हैं,
और ए डेल्टा बी यानी ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी यानी ए सममित अंतर बी, उसका मतलब हो गया ये सारा ले लीजिए, ये सारा ले लीजिए, मतलब यूनियन में से आप इसे हटा दीजिए, या तो ये कह दीजिए आप ए डेल्टा बी को ये भी कह सकते हैं बिल्कुल कि ए यूनियन बी में से आप हटा दीजिए ए इंटरसेक्शन बी, या जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए कर दीजिए। तो ये थोड़ा सा एक और काम हमें करना था जो हमने देखा। अगली बार जो काम हम कर चुके हैं पहले समुच्चय में उसको एक बार दोहरा लेंगे और नई चीज करेंगे। जैसे हम पहले देख चुके हैं कि यू यानी यूनियन और उल्टा यू यानी कि सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन, उसके मामले में सहचर्य नियम को देख चुके हैं, उसके मामले में क्रम विनिमय नियम को देख चुके हैं, यानी एसोसिएटिव लॉ को देख चुके हैं और कम्यूटेटिव लॉ को देख चुके हैं, यहां तक कि वितरण नियम यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी देख चुके हैं। और हमने दोनों के जो संगत यानी करस्पॉन्डिंग जो तत्समक थे, आइडेंटिटी थी यू के लिए और इंटरसेक्शन के लिए, वो भी हमने देखा, लेकिन प्रतिलोम की बात हमने नहीं की थी। तो हम इन दोनों के आधार पर जो प्रतिलोम है उसकी थोड़ी चर्चा करेंगे और कुछ और समुच्चय सिद्धांत की गहरी बातों को करेंगे, क्योंकि जब कर ही रहे हैं तो अच्छा रहेगा कि आप थोड़ा सा समुच्चय सिद्धांत को थोड़ा ठीक से समझ भी लें, क्योंकि अगर उसकी ठीक समझ होगी तो आगे जो हमारे पास विषय आएंगे उसमें भी इन बातों का उपयोग होगा। आज इस समय इतनी ही चर्चा रखते हैं। मुझे लगता है कि इसे आप पढ़ेंगे, समझेंगे, कुछ नयापन आपको मिलेगा और आनंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।